हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिशेल फूको की। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जैसे कि हम डेरिडा के साथ साथ मिशेल फूको, रोला बार्थ, ये लोग ऐसे हैं कि इनके बिना पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म काफी अधूरा है। मिशेल फूको ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर काफी टर्म्स दिए हैं और इन्होंने यहाँ पर लिटरेचर को, कल्चर को, मेडिकल साइंस को और कई चीज़ों को आपस में कोरिलेट करने की कोशिश की है। जानते हैं थोड़ा सा मिशेल फूको के बारे में कि मिशेल फूको द प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑफ थॉट, ये कह रहे हैं कि मिशेल फूको एक प्रोफेसर थे जो हमारे विचार हैं उनका जो एक पूरा सिस्टम है कि इंसान किस तरह से सोचता है, उससे पहले लोग कैसे सोचते थे, आने वाले ज़माने में लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ थॉट है, सोचने का जो एक सिस्टम है, उसका जो इतिहास है उसके प्रोफेसर थे। और उन्होंने इसी पोस्ट पर रहते हुए, काम करते हुए उन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्चेज़ की हैं और उन्हीं रिसर्च में उन्होंने एक रिसर्च की है आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस, यानी ह्यूमन साइंस, इंसान जो हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनके पूर्वज किस तरह से सोचते थे, उनके क्या विचार हुआ करते थे, इन सब के बारे में मिशेल फूको ने काफ़ी काम किया है और इसी के लिए उनको जाना जाता है। ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कुछ पढ़ा है, जो भी कुछ वो लोगों को पढ़ाते थे या पढ़ते थे, वो सारा का सारा था राइज़ ऑफ फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, कि इंसान की जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, वो कैसे-कैसे आगे बढ़ा। पहले के लोगों के पास कितना ज्ञान था, उनका क्या विचार थे, उनके क्या थॉट्स थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी। तो इस तरह से मिशेल फूको ने इस पर काम किया है कि नॉलेज के कितने प्रकार होते हैं और नॉलेज आगे कैसे बढ़ी। इसके अलावा उन्होंने नॉलेज का जो एक मैकेनिज़्म है कि इंसान नॉलेज को किस तरह से क्लासिफैक्टरी करता है, कैसे उसको डिवाइड करता है, कैसे उसको फॉर्म में ढालता है, इस चीज़ को उन्होंने स्टडी किया है। और जो नॉलेज के अपने रूल्स हैं, इसको उन्होंने जो है स्टडी किया है। तो ये कह रहे हैं कि जिन रूल के माध्यम से, जिन रूल की मदद से जो नॉलेज है वो कैसे कलेक्ट की जाती है, यानी क्या नॉलेज के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो मिशेल फूको ने कुछ रूल्स ऐसे बताए हैं जिनके माध्यम से, जिनके थ्रू नॉलेज को कलेक्ट किया जाता है, अर्चीव किया जाता है और डिसमिनेटेड क्या कर दिया जाता है। मिशेल फूको का जो काफ़ी इंटरेस्ट था कि वो जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो एक स्ट्रक्चर के रूप में आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ में ही मिशेल फूको का जो है इंटरेस्ट था, रुझान था। और इसके अलावा नॉलेज की जो अलग-अलग फ़ील्ड हैं, अलग-अलग जो इसके एरियाज़ हैं नॉलेज के, उस पर भी मिशेल फूको ने काफ़ी काम किया है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि मिशेल फूको बेसिकली किस पर काम करते थे, इंसान के माइंड प्रोसेस पर, कि इंसान कैसे सोचते हैं, क्या उनके बड़ों ने सोचा था, क्या उनके विचार थे, हमारे क्या विचार हैं, आने वाले ज़माने में लोगों के विचार कैसे होंगे। इसके अलावा उन्होंने नॉलेज पर काम किया है कि इंसान की नॉलेज कितनी है, कैसे-कैसे वो नॉलेज को गेन करता है और जब उसके पास नॉलेज आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो उसका किस तरह से वो यूज़ करता है। तो इन सब बात पर अच्छे खासी डिबेट की है मिशेल फूको ने। इन्होंने यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले कहा है कि प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, यानी जब इंसान किसी नॉलेज को गैदर करता है, जो इंक्वायरी है, जो किसी चीज़ की डिटेल है, किसी चीज़ की नॉलेज है, इंसान सबसे पहले उसको गैदर करता है। इस बारे में उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। दूसरा, उन्होंने जो ऑब्जेक्ट है उसके नेचर को लेकर बात की है। यानी कौन-सी वो नॉलेज है और कैसे उसको गैदर किया जाए, कि इंसान ये भी सोचता है कि उसको किस तरह का ज्ञान, किस तरह की नॉलेज उसको गैदर करनी है, उसको उसको फाइंड आउट करनी है, उसको उसको सीखना है। तो ये भी चीज़ है। तो एक तो प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी ही हुई कि यानी इंसान किसी भी चीज़ को लेकर हमेशा इंक्वायरी करता है, हमेशा उसकी पड़ताल करता है और हमेशा चीज़ का ज्ञान लेने की कोशिश करता है। दूसरा, उन्होंने बात की है उन ऑब्जेक्ट की कि किस तरह से जो नॉलेज के ऑब्जेक्ट हैं वो अलग-अलग होते हैं और उनका जो नेचर है, उनके जो फीचर्स हैं वो भी अलग-अलग होते हैं और नॉलेज को किस तरह से गेन किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है।
इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ यूजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस नॉलेज, ये कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नॉलेज आगे कैसे बढ़ती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में नॉलेज किस तरह से आगे बढ़ती है। मिशेल फोको के कुछ टर्म्स हैं जो काफ़ी आपको याद भी रखने हैं क्योंकि इनके टर्म ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने बात की है पावर और नॉलेज की। इनका जो मेन कंसेप्ट है वो नॉलेज और पावर को लेकर है क्योंकि जो नॉलेज है वही पावर है। मिशेल फोको ने कहा है कि नॉलेज ही क्या है, पावर है। और इन्होंने इसको एक टर्म दिया है एपिस्टम, यानी जो वो डिबेट करेंगे, जो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं पावर और नॉलेज को लेकर, वो एपिस्टम जो वर्ड है इसके अंतर्गत करते हैं। इन्होंने हमेशा ही पावर पर फोकस किया है और इन्होंने कहा है कि पावर क्या है, कह रहे हैं कि सेंट्रल टू ह्यूमन कंडीशन, कि कोई भी इंसान हो, वो बिना पावर के ज़िंदा नहीं रह सकता। पावर छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन हर इंसान के पास में पावर का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पावर ही क्या है, सेंट्रल टू ह्यूमन कंडीशन, कि इंसान को ज़िंदा रखने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए पावर का होना ज़रूरी होता है। मिशेल फूको ने इस बात पर भी आर्ग्यूमेंट किया है कि जो इंसान का जो रिलेशन है, जो ह्यूमन रिलेशन है, किस तरह से वो साइंस से रिलेटेड है, किस तरह से दिमाग, इंसान की जो दिमाग है, उसकी जो सोच है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, वो किस तरह से साइंस से रिलेट करेगी और इस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उससे रिलेट करेगी। इंस्टीट्यूशंस यानी जहाँ पर भी पावर स्ट्रगल, जो पावर के लिए एक स्ट्रगल चलता है, तो किस तरह से इंसान का माइंड हमेशा पावर के लिए, हमेशा नॉलेज के लिए जो है आगे बढ़ता रहता है और हमेशा तलाश जारी रखता है। उनका जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है वो है डिस्कोर्स, या आप याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मिशेल फूको का। कॉन्टेक्स्ट डिस्कोर्स क्या है? कॉन्टेक्स्ट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीच, रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कह रहे हैं कि डिस्कोर्स कुछ और नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, किसका कॉन्टेक्स्ट है? स्पीच का, बातचीत करने का, यानी बातचीत करने के कॉन्टेक्स्ट को, या फिर रिप्रेजेंटेशन, जब इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को शो करता है, अपने आप को किसी के सामने हाजिर करता है, तो उस समय जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वही डिस्कोर्स होती है। इसके अलावा नॉलेज, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, हर नॉलेज के अपने अपने डिस्कोर्स होते हैं, उसकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अपने अपने समझने समझाने का तरीका होता है। और इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग, इसी तरह हर बात को समझने का अलग-अलग डिस्कोर्स होता है। रिलीजियस चीज़ों को रिलीजियस तरीके से समझा जाएगा, केमिस्ट्री की चीज़ों को केमिस्ट्री के ज़रिए समझा जाएगा, फिज़िक्स की चीज़ों को फिज़िक्स के माध्यम से और मैथ की चीज़ों को मैथ के माध्यम से। तो ये कह रहे हैं कि डिस्कोर्स इज़ अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीच, रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि डिस्कोर्स किसी भी स्पीच का कॉन्टेक्स्ट होता है, या फिर आप बोलें कि डिस्कोर्स एक रिप्रेजेंटेशन है, ये डिस्कोर्स नॉलेज है, ये डिस्कोर्स अंडरस्टैंडिंग है। हर इंसान का डिस्कोर्स अलग-अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी प्रीस्ट की बात करें, किसी पुजारी की बात करें, तो वो हमेशा जो डिस्कोर्स यूज़ करेगा वो रिलीजन का यूज़ करेगा। वो हमेशा धर्म की बात करेगा, धर्म का डिस्कोर्स यूज़ करेगा। वो पाप की बात करेगा, सिन की बात करेगा और फिर जो साल्वेशन है, जो मुक्ति है उसकी बात करेगा। और इसके अलावा जो भाषण देता है, जो वो प्रीच करते हैं लोगों को, तो वो बिहेवियर पर, इंसान के बिहेवियर पर वो डिस्कोर्स दिखाएगा कि इंसान को किस तरह से अच्छा बनना है, किस तरह से वो सोसाइटी में अच्छा बनकर दिखा सकता है। और इसके अलावा वो जो है प्रीस्ट, वो शादी के जो है बात करते हैं, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं और चैरिटी की बात करते हैं, जो दान वगैरह होता है इसकी बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रीस्ट का अपना डिस्कोर्स होता है और वो डिस्कोर्स कैसा होता है? डिस्कोर्स ऑफ रिलीजन, यानी वो रिलीजन का डिस्कोर्स यूज़ करता है, सिन का जो है डिस्कोर्स यूज़ करता है, या साल्वेशन का यूज़ करता है। इसी के अलावा किसी फिजिशियन को, किसी जो डॉक्टर होते हैं, उनके अपने डिस्कोर्स होते हैं, जैसे कि वो बीमारी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है? और इस तरह के कई तरह के जो लाइफ स्टाइल है वो उनकी बात करते हैं, जैसे कि ज़्यादा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। तो एक डॉक्टर का अलग डिस्कोर्स है, वो बात बीमारी की करेगा, स्वास्थ्य की करेगा, लाइफ़स्टाइल की करेगा, है ना? इन चीज़ों की। और एक प्रीस्ट धर्म की बात करेगा, पाप की बात करेगा, पुण्य की बात करेगा।
और इसी के अलावा जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो दिमाग में जो प्रॉब्लम रहती है उसकी बात करते हैं, तो उनका डिस्कोर्स अलग होता है, ठीक है? उनका डिस्कोर्स कैसा होता है? रैशनैलिटी, यानी वो इंसान की रैशनैलिटी को, उसकी समझदारी को देखते हैं, उसको परखते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने टर्म दिए हैं, 2 तो ये देखना, पावर का टर्म, पावर और नॉलेज की जो डिबेट की है वो मिशेल फूको ने की है, और ये जो एपिस्टेमी टर्म है ये मिशेल फूको का अपना टर्म है। दूसरा जो टर्म आ गया ये डिस्कोर्स आ गया, और जो थर्ड नंबर पर इनका टर्म है वो है जेनेलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी। दोनों टर्म लगभग सेम ही हैं, जीनियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी। ये टर्म भी मिशेल फूको ने लगभग 1960 में यूज़ किया है, ठीक है? 1960 में मिशेल फूको का जो टर्म है ये जीनियोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। 1960 में उन्होंने लगभग इसको जो है यूज़ किया है, इसका उन्होंने प्रयोग किया है। और इसके अलावा जो आर्कियोलॉजी है वो एग्ज़ामिन करने के लिए होती है, किसी चीज़ को परखने के लिए होती है, जैसे कि ऑर्डर्स लेफ्ट बाय द पास्ट इन ऑर्डर टू राइट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट, कि जब इंसान पास्ट की हिस्ट्री को लिखता है प्रेजेंट की, यानी जो प्रेजेंट है उसकी जो पास्ट की हिस्ट्री लिखेगा, तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जीनियोलॉजी है, जीनियोलॉजी का मतलब जीन से लेते हैं, जीन, इंसान के जो जीन होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब भी इंसान इंसान की जो सोच है, आर्कियो माने आता है पुराना, एंशिएंट, जो इंसान का जो एंशिएंट है, उसका जो पास्ट है, एक लंबा पास्ट जो इंसान का चला आ रहा है, तो इस चीज़ को जांच करने के लिए, इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए कि आज जो प्रेजेंट में जो भी चल रहा है और जो पिछला जो चल रहा था उनके बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए, इस चीज़ को जज करने के लिए उन्होंने जो टर्म दिया है वो जीनियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी का टर्म दिया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी ये जो है लुकिंग एट, आर्कियोलॉजी इस बात को देखता है, इस बात पर निगाह बनाकर रखता है कि किस तरह से, कह रहे हैं एज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि किस तरह से इंसान चीज़ों को समझता है और उसके समझने की क्या हिस्ट्री रही है, क्या उसका इतिहास रहा है चीज़ों को समझने के लिए। और जो पुराने दिनों से जो इंसान समझते आ रहे हैं चीज़ों को, तो किस तरह से उन्होंने चीज़ों को समझा है, क्या-क्या लोगों के विचार रहे हैं, अलग-अलग समय पर लोगों के क्या विचार रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि इंसान सेक्सुअलिटी को लेकर पहले क्या सोचता है, अब क्या सोचता है, सिकनेस को लेकर, बीमारी को लोग लेकर पहले लोगों की क्या सोच थी, क्रिमिनैलिटी, किसी भी जुर्म को, किसी भी जो ज़ुल्म होता है या जुर्म होता है, जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं उसको लेकर लोगों की क्या सोच रही है, मोरालिटी, नैतिकता को लेकर क्या सोच है, मैडनेस, पागलपन को लेकर, और इम्प्रूवमेंट या सुधार को लेकर लोगों की क्या सोच है। यानी एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट तक लोगों के क्या आइडियाज़ रहे हैं, चाहे सेक्सुअलिटी को लेकर आइडियाज़ हो, चाहे सिकनेस को लेकर आइडियाज़ हो, क्रिमिनैलिटी को लेकर हो, मोरालिटी को लेकर हो, मैडनेस को लेकर हो, या फिर इम्प्रूवमेंट को लेकर हो। तो क्या लोगों के विचार रहे हैं, ये सब वो जो डिबेट करते हैं वो जेनेलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कह रहे हैं कि जीनियोलॉजी इसमें जो लीनियर, सब कुछ लीनियर हिस्ट्री नहीं चलती कि बस आप एक लाइन के अंदर जो है स्टडी करते चले जाएं, बल्कि ये कंट्राडिक्टरी होता है। ये नहीं कि आप, क्योंकि हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं, तो कंट्राडिक्टरी, लीनियर रिसर्च नहीं है, लीनियर हिस्ट्री नहीं है, बल्कि इसमें जो है कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्शन देखने को मिलते हैं, और काफ़ी सारे कन्फ्लैक्चुअल होते हैं, काफ़ी सारे इसमें ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर इंसान अनसेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी ये जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, आइडियल्स होते हैं, तो इनको एक तरह से ये हमेशा कंट्राडिक्टरी ही रहते हैं। तो जीनियोलॉजी या आर्कियोलॉजी की स्टडी करना इतना आसान नहीं है। ये कोई लीनियर हिस्ट्री नहीं है कि आप लीनियर हिस्ट्री में चलते चले जाएँ, नो। ये काफ़ी कंट्राडिक्टरी होता है और कन्फ्लैक्चुअल होता है, काफ़ी संघर्ष देखने को मिलेगा, काफ़ी चीज़ें अलग-अलग देखने को मिलेंगी, और वैसे ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं। ये कह रहे हैं कि इसको हम समराइज़ कर सकते हैं कि जो जीनियोलॉजी है, जो आर्कियोलॉजी है, ये इंसान की हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, के इंसान की जो आइडियाज़ है उनका एक इतिहास है, उनकी पूरी हिस्ट्री है, जो कि अटेंशन, यानी किसी भी इंसान की जो अटेंशन है, किसी भी इंसान की जो किसी चीज़ को लेकर एक तरह का
रुचि है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, जो जैसे कि सोशल फोर्सेस, समाज में लोग कैसे-कैसे सोचते हैं, क्या उनके अटेंशन्स हैं, क्या उनके विचार विचार हैं, क्या उनके ख़यालात हैं, सब चीज़ों को लेकर बात करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टर्म है वो है पैनोप्टिसिज़्म। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है मिशेल फoucault का। कह रहे हैं पैनोप्टिसिज्म ये एक डिसिप्लिनरी कंसेप्ट है ब्रॉट टू लाइफ इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल ऑब्जर्वेशन टावर प्लेस्ड विद इन अ सर्कल। ये काफ़ी इन 2 लाइन से ही आप इसको समझ जाएँगे। पैनोप्टिसिज्म का मतलब ये है कि कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं, ज़रूर होते हैं, जो कि सोसाइटी के ऊपर निगाह बनाकर रखते हैं, अपने आस-पास के लोगों पर निगाह बनाकर रखते हैं और हर जगह पर ऐसे लोग मिल जाते हैं, धर्म के अंदर भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, राजनीति के अंदर मिल जाएँगे, सोसाइटी के अंदर मिल जाएँगे, कल्चर के अंदर मिल जाएँगे, हर जगह पर आपको ऐसे लोग मिल जाएँगे, जो कि सब चीज़ों पर निगाह बनाकर रखते हैं और वो लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं। कह रहे हैं कि ये एक ऐसे जैसे कि कोई टावर है, कोई बहुत ऊँची जो है बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग में एक इंसान क्या करता है विदिन अ सर्कल ऑफ प्रिज़न सेल्स कि जैसे कि उसके चारों तरफ जो है वो जेल है। तो एक इंसान का बहुत ही ऊँचा-सा कुछ टावर टाइप बना दिया जाता है, मीनार टाइप बना दी जाती है और वहाँ पर इंसानों की नियुक्ति की जाती है। तो वो इंसान सारे कैदियों पर निगाह बनाकर रखता है कि कोई दीवार तोड़ कर ना चला जाए, कोई जेल से भाग कर ना चला जाए, कोई दरवाज़े को चढ़ कर ना चला जाए। तो पैनोप्टिसिज़्म तो जे एक जेल से समझाने की कोशिश की है कि जैसे कि एक जेल होती है ना, जेल में सब कैदियों पर निगाह अब तो कैमरा आ गए हैं, लेकिन उससे पहले एक इंसान को ऊपर खड़ा किया जाता था बिल्कुल ऊँचाई पर, ताकि उस ऊँचाई से पूरे जेल की निगरानी की जा सके। तो उस एग्ज़ाम्पल से मिशेल फoucault ने कहा कि इसी तरह सोसाइटी में भी होता है कि कुछ इंसान पूरी सोसाइटी पर निगाह बनाकर रखते हैं। कह रहे हैं कि उस टावर से, उस मीनार से जो गार्ड होता है, जो वहाँ का सुरक्षाकर्मी होता है, वो हर जो सेल है, जो कैदियों की सेल है, हर सेल को देखता है। ये कह रहे हैं कि कैन नॉट सी इनटू टावर, लेकिन जो कैदी हैं वो टावर के अंदर नहीं देख सकते। वो अंदर बैठा हुआ सब कुछ देखता रहता है टावर के अंदर से, लेकिन दूसरे लोग उसको नहीं देख सकते। प्रिजनर्स विल नेवर नो वेदर और नॉट दे आर बीइंग वॉच्ड कि प्रिजनर को, कैदियों को कई बार ये पता भी नहीं चलता कि उनको देखा जा रहा है। और लेकिन उसको जब भी वो कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ हरकत करते हैं, तो पता चलता है कि उनको तो लोग देख रहे हैं पहले से ही। तो पैनोप्टिसिज्म में एक इंसान छुप कर बैठा रहता है और सब पर निगाह बनाकर रखता है, किसी की आँखों से बचे हुए। कोई नहीं देखता उसको, किसी को नहीं पता होता कि उसको कि लोग उस कि उनको देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उस उन सबको देख रहा होता है। कह रहे हैं कि थिंक ऑफ द लास्ट टाइम यू वर एट वर्क एंड योर बॉस वॉक्ड इनटू द रूम। ये कह रहे हैं कि मान लो कि तुम किसी काम में लग रहे हो और तुम्हारा जो बॉस है वो रूम के अंदर जाता है। तो ये कह रहे हैं डिड यू स्टैंड अप वर्क हार्डर इन देयर प्रेजेंस। तो हो सकता है कि जब वो तुम्हारे सामने मौजूद रहे तो तुम अपने काम को हार्डर यानी बहुत ही हार्ड कर बहुत ही जो है ध्यानपूर्वक आप उसको करने लगते हैं जब वो आपके सामने होता है। ठीक है, जब आपको पता है कि वो रूम में है और आपके पास में है। लेकिन इमेजिन करो कि अगर वो हमेशा रूम में ही रहे, तो कह रहे हैं कि दे वुड नॉट बाय वॉचिंग और वो तुम्हें बिल्कुल भी ना देखे, तुम्हें पता ही ना चले कि वो तुम्हें देख रहा है, नहीं देख रहा है। ये कह रहे हैं लेकिन फिर भी तुम्हें ये पता रहेगा कि वो वहाँ पर है। इसीलिए जो पावर है वो कांस्टेंट है। किसी भी इंसान की जो पावर है या कैसी भी पावर है वो कांस्टेंट है, जैसे कि सर्विलांस होते हैं। यानी किसी रूम के अंदर कोई इंसान आ रहा है, जा रहा है, तो आप जब भी वो रूम के अंदर आएगा तो आप ध्यान से काम करेंगे। लेकिन मान लो कि वो रूम में है या नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि वो रूम में ज़रूर होगा, तो आप मेहनत से काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि वो वहीं पर है। तो पैनोप्टिसिज्म का मतलब आप यही समझ लें कि एक इंसान सब पर निगाह रखता है, सोसाइटी पर निगाह रखता है और दूसरे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उन पर निगाह रखी जा रही है, लेकिन उन पर निगाह रखी जाती है। ठीक है? आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट उनका जो टर्म है वो है एपरेटस। एपरेटस को उन्होंने क्योंकि ये एक फिलोसोफर हैं, तो इन्होंने अपनी भाषा में उसको जो टर्म दिया है डिस्पोजिटिव, ये इनका टर्म है, लेकिन आप इसको एपरेटस से याद रखेंगे। ये कह रहे हैं कि फूको ने इस टर्म को यूज़ किया है जो वेरियस इंस्टीट्यूशनल हैं, जैसे कि फिजिकल इंस्टीट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म एंड नॉलेज स्ट्रक्चर के जो अलग-अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब को स्टडी करने के लिए, इन सब को समझने के लिए उन्होंने जो वर्ड दिया है एपरेटस। ठीक है? ये कह रहे हैं
कि ये जो इस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो किसी भी पावर को बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है? अगर आप कहीं इंस्टीट्यूशन में हैं, कहीं आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप पढ़ने के बाद में काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं। इसी तरह किसी भी फिजिकल में आप जिम में जाते हैं, आप अखाड़े में जाते हैं, आप किसी भी जगह जहाँ पर आप फिजिकली अपनी फिटनेस बना रहे होते हैं, आपकी बॉडी जितनी अच्छी होगी आपके पास, उसी के साथ साथ आपके पास पावर भी आती चली जाएगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव, आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो भी आपके पास पावर ज़रूर होगी। इसके अलावा नॉलेज स्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, जब आप इनके अंदर होते हैं तो भी आपके पास में पावर होती है। ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जो इंसान की पावर को बढ़ा देते हैं। और ये जो वर्ड है, इसके लिए जो एक ओरिजिनल टर्म दिया था, ये कह रहे हैं कि फ्रेंच टर्म है डिस्पोजिटिव। ठीक है? और इसका जो मतलब निकलता है वो एपरेटस ही हम निकालना है। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने जो एपरेटस का यूज़ किया है इस चीज़ के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए क्या है कि इंसान कहाँ-कहाँ जाकर अपनी पावर को बढ़ा सकता है। स्कूल कॉलेज में बढ़ा सकता है, जिम के अंदर बढ़ा सकता है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर अपनी पावर को बढ़ा सकता है। इनका जो लास्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है वो है बायो पावर। बायो मीन्स बायोलॉजी और पावर मीन्स इंसान की पावर। तो बायोलॉजी पर भी पावर डिपेंड करती है। जैसे कि मिशेल आर्ग्यू दैट बायो पावर इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच अपीयर्ड इन द लेट 18th सेंचुरी। ये कह रहे हैं मैनेजिंग पॉपुलेशन। यहाँ पर पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए लेट 18th सेंचुरी में ये टर्म दिया गया है। और बायो पावर इज अ टेक्नोलॉजी, ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम अपनी पॉपुलेशन को मैनेज कर कर रखते हैं। इट इनकॉर्पोरेट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन पावर, और यहाँ भी हम कई तरह की पावर को जो मैनेज करते हैं, पॉपुलेशन के साथ साथ हम पावर को भी जो है यहाँ पर मैनेज करते हैं। इफ डिसिप्लिनरी पावर इज अबाउट ट्रेनिंग एक्शंस ऑफ बॉडीज, ये कह रहे हैं यहाँ पर हम किसी की बॉडीज के एक्शंस को देखते हैं, उसकी जो ट्रेनिंग है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इंसानों का जो बर्थ है उसको देखते हैं, इंसानों की जो मौत है, मृत्यु है, मृत्यु दर को देखते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, जो संतान पैदा होती हैं, ये उसको देखते हैं। इलनेस, बीमारियों को देखते हैं, जो पॉपुलेशन की बीमारी है। तो बायो पावर यानी पावर भी वो बायोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। अगर मर्द होंगे तो उनके पास पावर कहीं हद तक ज़्यादा होगी, और अगर महिलाएं होंगी तो उनके पास पावर कम होगी। ठीक है? बच्चों के पास पावर कम, बड़ों के पास ज़्यादा। तो बाय पावर है ना? तो यहाँ पर बायोलॉजी पर भी पावर डिपेंड करती है। और इसके अलावा ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें पॉपुलेशन को मैनेज करना सिखाया जाता है, मैनेज किया जाता है पॉपुलेशन को। और इसके अलावा जो बर्थ है, जो बच्चों की पैदाइश है, जो बच्चों की डेथ है, मौत है, या उनके जो रिप्रोडक्शंस हैं, या उनकी जो इलनेस है, इन सब बातों को मैनेज किया जाता है बाय पावर में। इसके अलावा जो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनको यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है वो है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, इसका जो सबटाइटल है वो भी आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन। 1961 में इस वर्क को लिखा गया था। ठीक है? नेक्स्ट है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये इनका दूसरा वर्क है जिसको 1963 में लिखा गया था, और इसका जो सबटाइटल है वो है एन आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन। 1963 में इसको लिखा गया था। एंड थर्ड है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये इनका थर्ड वर्क है जिसको 1966 में लिखा गया। और फोर्थ वर्क है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जिसको 1969 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है डिसिप्लिन एंड पनिश, इसका जो दूसरा सबटाइटल है वो है बर्थ ऑफ प्रिजन। 1975 में इसको पब्लिश किया गया। और जो इनका लास्ट वर्क है वो है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। 1976 में इसको पब्लिश किया गया। तो ये आप यहाँ से वर्क नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।